नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 8। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनमो। डायनमो का कार्य क्या होता है, डायनमो का कार्य यह होता है कि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 जून 1757। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इस युद्ध में हार किसकी होती है, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और अंग्रेज़ों की जीत होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब उस समय था की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया यह युद्ध था। तो आप याद देखिएगा, बक्सर के युद्ध में जो है भारत की तरफ से 3 सेनाओं ने भाग लिया था। कौन कौन सी, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जो था ब्रिटिश सेना का सेनापति था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ इम्पॉर्टेंट सोर्स दिए गए हैं, एक तरफ उनका देश दिया गया, किस देश से इस सोर्स को लिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, उसको हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, बिल्कुल सही है। संघात्मक विशेषताओं को हमने कनाडा के संविधान से लिया है, बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जर्मनी से नहीं लिया, बल्कि हमने कहाँ से लिया है, तो जापान के संविधान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। तो यह जो वर्षा होती है यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है भारत का, उसमें ठंडे के समय यानी कि शीत ऋतु के समय वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है इस फेमस पुस्तक को लिखा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1885 में दादा भाई नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा ये 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1886, 1893 और 1906 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी क्या हैं? वर्ड आर्ट हैं, फॉन्ट साइज हैं, स्टाइल्स हैं या फॉन्ट हैं? तो ये तीनों आपके फॉन्ट के प्रकार हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ये तीनों जो हैं आपके फॉन्ट के प्रकार हैं। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी ये तीनों आपके फॉन्ट के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी स्पेशल के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि यह यूपी की परीक्षा है वीडियो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से रामलीला आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा रासलीला भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा अहिर नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, लेकिन गिद्धा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिए, गिद्धा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? जो यहाँ पे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था किस संशोधन के तहत? तो आप याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1988 का, जो पारित हुआ था आपका 1989 यानी कि 1989 में यह पारित हुआ था। तो इसी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जो मतदान की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ सिक्किम सीमा साझा करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, लेकिन मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। भूटान भारत के साथ कुल जो है 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात दिए गए हैं और वे किस नदी पर अवस्थित हैं उनको दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। तो जोग जलप्रपात, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, यह नर्मदा नदी पर है। तो पहला वाला ही आपका गलत दिया गया, यह नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि यह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। पहला वाला ही आपका गलत दिया गया था। तो जोग जलप्रपात जो है, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये आपको शरावती नदी पर मिलेगा। इसके अलावा पुनासा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला वाला आपका गलत दिया गया था, जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी किस जगह अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी किस जगह अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में जो है ललित कला अकादमी अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है?
तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, चुनाव आयोग की बात की जा रही है। तो चुनाव आयोग का जो स्थापना है वह अनुच्छेद 324 के तहत की गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत थी 1929 में हुई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 2023 के ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 95वें ऑस्कर अवार्ड्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो बेस्ट फिल्म का खिताब किसको दिया गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को जो है बेस्ट फिल्म का जो है ऑस्कर दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो मिशेल ईओ को दिया गया। किस मूवी के लिए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तथा जो मिशेल ईओ हैं ये एशिया की पहली अभिनेत्री बन गई हैं जिनके द्वारा ऑस्कर अवार्ड जीता गया बेस्ट एक्ट्रेस का। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को द व्हेल मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया डेनियल क्वान और डेनियल स्कीवेट को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब दिया गया द एलिफेंट विस्परर्स को। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया ऑस्कर में नाटू नाटू को ट्रिपल आर मूवी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पुरस्कार हैं, ऑस्कर अवार्ड हैं, किनको दिया गया आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद में इसमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो कुंभ मेला इलाहाबाद में मनाया जाता है, माघ मेला मनाया जाता है, अर्धा मेला मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मेला जो है इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में नहीं मनाया जाता है। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आप याद रखिएगा शुक्र। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है तथा शुक्र को जो है पृथ्वी की हम जुड़वा बहन भी कहते हैं तथा शुक्र को जो है सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है तथा शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको शुक्र के बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आप याद रखिएगा अंडमान को निकोबार से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, असंगत का आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित सही नहीं दिया गया है। चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल है, बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पर मिलेगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे गहरी झील आपकी सुपीरियर झील है, जो कि गलत है। सबसे गहरी झील आपकी सुपीरियर झील नहीं बल्कि बैकाल झील है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको मिल जाएगा सहारा का रेगिस्तान। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी जो गहरी झील है वो आपकी हो जाएगी, सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी। यहाँ पे सुपीरियर झील गलत दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? आपको उस संशोधन अधिनियम का नाम बताना है जिसके तहत पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसी के तहत जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत
नगर निगम यानी कि नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? पहला भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला भारत रत्न पुरस्कार जो है टोटल 3 लोगों को दिया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखने हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। तो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों लोगों को जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1875 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पृथ्वी दिवस की बात हो रही है। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल का जो दिन होता है उसको हम पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 21 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड योगा डे, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे जो होता है आपका 21 जून को होता है। 1 मई को आपका लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस होता है। वहीं 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में जो है इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। तो इनके पहले उपदेश के लिए हम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं धर्म चक्र, यानी कि पहिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से जीवन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और उन घटनाओं के लिए किस किस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं आपके सामने लिखा गया है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके जन्म के लिए हम कमल का प्रयोग करते हैं, गृह त्याग के लिए हम घोड़ा का प्रयोग करते हैं, तथा इनके गृह त्याग की घटना को हम महाविनिशीक्रमण भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को इनके निर्वाण कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा प्रतीक हम प्रयोग करते हैं? तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का। प्रथम उपदेश के लिए धर्मचक्र यानी पहिया का। और इनके मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनकी मृत्यु के लिए जो है स्तूप के प्रतीक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, और 10वें या आखिरी सिख गुरु का नाम यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला विदेशी यात्री वेनसॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो आप याद रखिएगा हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह चीनी यात्री था वेनसॉन्ग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो भारत का फाइनेंस कमीशन होता है, जो वित्त आयोग होता है, जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो इस फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का गठन करता कौन है आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा वित्त आयोग का जो गठन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा गया है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो मैं आपको चारों बता देता हूँ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो सबसे पहले हम उत्तरी स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ वाला तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु है, तो आप याद रखिएगा। वहीं साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आपका किबीथू, जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। किबीथू अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। और वहीं सबसे पश्चिमी यानी कि सबसे वेस्टर्न बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पश्चिमी हो जाएगा गुहार मोती। तो ये चारों आपको याद रखना है। गुहार मोती आपको मिलेगा गुजरात में। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबीथू, जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से आज का जो सेट नंबर 8 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।